गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान दिवस के ऊपर। तो तुम्हारे हर मर्ज का मैं मुकम्मल जवाब हूँ। मुझे ध्यान से पढ़ना, मैं भारत का संविधान। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान दिवस 2014 तक नहीं मनाया जाता रहा। 2014 तक आज के दिन को हम लोग विधि दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते रहे। 2015 में पहली बार आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने का केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकृत किया गया। संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है और भारतीय संदर्भ में संविधान की जो विकास यात्रा है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Constitution. The basic principle and laws of nation, state or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. That means कि किसी भी देश, राज्य या सामाजिक समूहों के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जिससे शक्तियों का और उनके उत्तरदायित्वों का डिटर्मिनेशन होता है, सरकार के ऊपर जो है उसकी क्या शक्तियां होंगी और इंडिविजुअल्स को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उसे हम संविधान के रूप में देख सकते हैं। अब बात होती है कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्या है। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन लॉज एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री एंड हाउ इट शुड फंक्शन। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। It lays down the rights and duties of the citizens. That means कि ऐसी लिखित विधियाँ जिसे किसी देश में रहने वाले नागरिक स्वीकार करते हों, सरकार और नागरिकों के बीच में एक विश्वास और उनके बीच में एक समरसता की स्थिति हो, किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी और किस प्रकार वह अपने कार्यों का निष्पादन करेगा, इसकी व्याख्या हो। सरकार की शक्तियों पे कुछ प्रतिबंध हों और व्यक्ति जो है, जो नागरिक हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य जो है निर्धारित हो। भारत के संविधान निर्माण की बात करें, अगर भारत में जो संविधान की यात्रा उसकी बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 200 सालों तक जिस तरीके से हम अधीन रहे और उसी बीच में जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है और जो डिमांड ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है इंडियन पीपल का, नेशनल मूवमेंट के, ये तीन अलग अलग प्रक्रियाएं, ये तीन अलग अलग विचारधाराएं एक साथ शेप दे रही थी भारत में संविधान निर्माण को। तो जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब भी हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन तीनों ही प्रक्रियाओं को एक साथ देखने की कोशिश करें। अब इंडियन सोसाइटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, क्या क्या चीज़ें थी जो कि उस समय की चुनौतियां थीं जो भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने थी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी का इशू बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हायरार्की का मतलब ये है यहाँ पर कि जो सोसाइटी है उसमें बहुत प्रकार के हायरार्कीज थे, कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इन सारे क्षेत्रों के आधार पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हायरार्की थी जो कि कहीं ना कहीं इन इगैलिटेरियन सोसाइटी के नेचर की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। अंडर डेवलप्ड, चूँकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, आप 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, सोशल टर्म्स में हो, पॉलिटिकल टर्म्स में हो, एजुकेशन के टर्म्स में हो, इनइक्वालिटी बहुत ही अधिक थी। नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस था क्योंकि आप एक प्राचीन राष्ट्र थे लेकिन आप राज्य के रूप में बहुत ही नए थे। डिफरेंसेस बहुत थे सोसाइटी में। और बीटर पास का मतलब ये है कि हमें आज़ादी ही मिली है अपने एक भाग के सेपरेशन के आधार पे, जो कि रिलीजन के आधार पे हुआ था। तो जो पाकिस्तान का निर्माण था, कहीं ना कहीं वो एक बीटर पास्ट भी था जो कि चैलेंज कर रहा था और जिसको एक्मुलेट करना कि इस सारी चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो और हम इससे ओवरकम कर जाएं। तो ये सारे थॉट्स थे और उसके आधार पर संविधान का जो निर्माण था वो होना था। अब देखें कि भारतीय संविधान में जो गोल था कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है उसको हम कैसे इन्हांस करें, कैसे हम अपने राष्ट्र का निर्माण करें, क्योंकि जो संविधान है वह भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे नेता थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो लोग थे जिन्होंने इसमें सहभागिता की थी,
चाहे हम गांधी की बात कर लें, नेहरू की बात कर लें, तमाम नेताओं की बात कर लें जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में एक्टिव थे, कहीं ना कहीं वो एक तरीके के भारत का सपना लेकर चल रहे थे कि आखिर राष्ट्र कैसा हो, भारत का इतिहास जो भविष्य है कैसा हो, उनके सपनों का भारत कैसा हो। तो उन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करना, डेमोक्रेसी को सस्टेन करना, चूँकि सोसाइटी जो है वो हायरार्की और फ्यूडलिज्म से गवर्न हो रही थी, हमारा संविधान जो है लिबरल है, तो उसमें डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उसको सस्टेन करना, सेकुलरिज्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य होना चाहिए ताकि राज्य का कोई अपना धर्म ना हो या राज्य किसी धर्म के पक्ष या विपक्ष में ना हो। वेलफेयर को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप एक अविकसित देश हैं और कैसे आपको जो, क्योंकि पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, चाहे वो पावर हो या रिसोर्सेज हो, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में वेलफेयर था। डेवलपमेंट, चूँकि अंडर डेवलप्ड थे तो डेवलपमेंट की तरफ जाना है। इंस्टीट्यूशन मेकिंग का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम फ्रेम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए ताकि जो कार्य हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रैक्टिस में हो सके। तो ये सारे गोल थे उस समय हमारे सामने। अब हम केस स्टडी की बात कर लें, एक वेस्टर्न एक्सपीरियंस और एक इंडियन एक्सपीरियंसेस को देख लें। तो अगर हम वेस्टर्न एक्सपीरियंसेस को देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के या नेशन बिल्डिंग के, तो आप देखिए कि वहाँ जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको सेव दे रहे थे। बट इंडियन केस में ऐसा नहीं हुआ। 1947 में हम आज़ाद होते हैं और 1949 में हमारा संविधान तैयार हो जाता है। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा गया और ये उम्मीद की गई कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन के माध्यम से हम समाज में जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं उसको परिवर्तित कर सकते हैं, परिशोधित कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी और ये एक रीज़न भी है, आप देख सकते हैं आज भी, कि कैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाकी इंस्टीट्यूशंस की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं इंडियन सोसाइटी में, इंडियन केस में। अब अगर हम देखें तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो अगर पूरे के पूरे ग्लोबल एक्सपीरियंसेस को देखें तो कैपिटलिज्म और राइट विंग आइडियोलॉजी जो है उसमें कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, उसमें एक टर्माइल है। टर्माइल इन द सेंस ये है कि या तो इंस्टीट्यूशंस हाइपर एक्टिव हैं या तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं फ्रेजाइल हो गए हैं, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड हैं। दूसरा ये है कि इंस्टीट्यूशंस में जो इंटरवेंशंस हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं या तो जो डिसफंक्शनल हो गए हैं या जो उनका अपना गोल है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अगर हम इंडियन एक्सपीरियंसेस की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या साउथ एशिया का रीजन में आप देख लें तो भारत इकलौता ऐसा देश है जो कि कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाता है या सस्टेन कर गया है अब तक अपने डेमोक्रेटिक जर्नी में, अपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की जर्नी में। हालांकि इमरजेंसी का एक पीरियड था उसके बाद भी, लेकिन जब आम चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी सत्ता से जाती हैं और वो एक्सेप्ट करती हैं अपनी डिफीट, बट वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को उस तरीके से चैलेंज नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी, एक स्मूथ जर्नी है। वही आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका की स्थिति देखें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, वहाँ जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं टर्माइल में रही। कभी सैनिक शासन हो जाता है, कहीं कू हो जाता है, कहीं तख्तापलट हो जाता है। तो उस लिहाज से भारत की जो यात्रा है इन कंपेरिजन टू अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और साउथ एशियन कंट्रीज़ में आप देखें तो वो बहुत ही बेहतर है। अब बात यह है कि हाउ टू सिक्योर इंस्टीट्यूशंस, और इसमें डिलेमा ऑफ जुडिशरी भी है। वो इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान ने जो मॉड्यूल अपनाया है, हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन साथ ही हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट है वो फेडरल है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के कारण पार्लियामेंट के पास ये एब्सोल्यूट राइट हो जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, अल्टरेशन करे। उसमें खामियाजा ये होता है कि कभी कभी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने नैरो इंटरेस्ट के कारण भी इस प्रकार के अमेंडमेंट्स लाती हैं जो कि डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पक्ष में ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि गोलकनाथ केस के बाद फिर कैसे केशवानंद भारती केस और मिनरवा मिल्स के जो केस आते हैं, उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ईजाद होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में
अल्टरेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का आप उसको नहीं बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, तो उसमें टीचिंग लर्निंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा जो पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन इन द सेंस ये नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल का इंटरेक्शंस है, टीचिंग लर्निंग के माध्यम से जो इंटरेक्शंस हैं, जो डायलॉग हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, उसके माध्यम से भी हम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं और उसका एक प्रसार किया जा सकता है कि आखिर संविधान क्या होता है और संविधान के जो बेसिक प्रीमाइजेज हैं, जो मोरालिटीज़ हैं, उसमें जो वैल्यूज़ हैं, हम उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था संविधान सभा के